नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 21 मई बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग का आदेश आज से हुआ प्रभावी। महबूबा मुफ्ती और पाकिस्तान को लगा डबल अटैक। जम्मू में 43 और कश्मीर में है 47 विधानसभा सीटें, जल्द होंगे चुनाव। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चाइना के कब्जे वाले इलाके में दोनों पुल अवैध कब्जा कभी नहीं किया स्वीकार। एलएसी में ड्रैगन की नापाक हरकत पर विदेश मंत्रालय का करारा जवाब, वो हम आपको बताएंगे कौन से हैं दो पुल। लेकिन इस बीच यूएन में भारत ने करारा झटका दिया है पाकिस्तान को। कश्मीर मुद्दे पे फिर से भारत की हुई है जीत। यूएन का नया नबेला विदेश मंत्री की बिलावल भुट्टो की करारी हार हुई है। कोई भी देश कश्मीर मुद्दे पर जब ये लेक्चर दे रहे थे सारे देश उठ के चले गए हैं। ऐसी फनी बात हम आपको बताएंगे कि यूएन में जमकर और घोर बेइज्जती हुई है फिर से पाकिस्तान की, वो हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां बलूचिस्तान और पाकिस्तान यानी पाक के होंगे दो टुकड़े। संयुक्त राष्ट्र में फिर से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट हुए बलूची, यूएन में उठाई मांग, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां अमेरिका फिर से यूक्रेन को देने जा रहा भारी भरकम मदद। वहीं घोर आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति 9 कैबिनेट मंत्रियों को दिखाई दिवाई सरबत, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच नेटो को जवाब में एक्शन में रशिया मॉस्को की सुरक्षा के लिए पश्चिमी में बनाया गया नया मिलिट्री बेस, वो हम आपको बताएंगे। यूक्रेन में भीषण हो सकती है जंग, एडवांस जहाज रोधी मिसाइलें देगा अमेरिका, रशिया के जहाजों को डुबोने में होंगी सक्षम, तो एक एक करके बताएंगे। ज्ञान वापी समेत देश भर के तमाम मुद्दे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग का आदेश आज से प्रभावी। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा सीटें होंगी। पाकिस्तान को लगा करारा झटका, आज से हुआ प्रभावी, जल्द होंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्र को एक बार फिर से परिभाषित करने वाले परिसीमन आयोग के आदेश 20 मई यानी कल से प्रभावी हो गए हैं। कानून मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए आयोग के दो आदेशों में विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में संबंधित 14 मार्च का आदेश और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के आकार से संबंधित 5 मई का आदेश सम्मिलित है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भविष्य का विधानसभा चुनाव होगा। परिसीमन आयोग ने जम्मू के क्षेत्र से 6, कश्मीर घाटी में 1 सीटें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें, इस बीच पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और खास करके चाइना को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो और महबूबा मुफ्ती को तो मानो अटैक्स आ गया है और जल्द ही चुनाव भी होंगे, और ये भी एक तरीके से बड़ी खबर। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों के खिलाफ फिर एकजुट हुआ बलूचिस्तानी। संयुक्त राष्ट्र से की है बड़ी मांग, यूएन में को लेकर अलग देश उठाए जाने की मांग, यानी पाकिस्तान के 2 टुकड़े लगभग होना तय। दरअसल बलूच नेशनल मूवमेंट ने लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके इसका उद्देश्य पाकिस्तान सेना द्वारा होसाब में निरंजन बलूच की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराना था। पाकिस्तानी सेना निरंजन को गिरफ्तार करने की बात कही है। आपको बता दें, इस बीच यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के बाहर भी जोरदार तरीके से बलूचों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, इस समय यूएन की बड़ी बैठक चल रही है, जहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर बलूचों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि यूएन के दुनिया भर के तमाम देशों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मानवाधिकारों का जोरदार तरीके से उल्लंघन, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बलूचिस्तान में। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान को अपना एक अलग राज्य देश बनाया जाए। आपको बता दें, बलूचिस्तान में जिस तरीके से हालात बेहद बेकाबू हैं, उसको देखते हुए बलूची लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही कारण है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान 2 टुकड़े में बंटने की तैयारी, और यूएन में जो है वो जोरदार यानी दुनिया भर में बलूची जो है पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले अपडेट लेते हैं। यूएन में पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। आपको बता दें, पाकिस्तान का विदेश मंत्री कश्मीर पर आलाप रहा था राग, किसी ने सुना ही नहीं बिलावल भुट्टो को, सब अपनी कुर्सी से चले गए, अकेला बोलता रहा पाकिस्तान का विदेश मंत्री। तो फिर भारत ने भी करारा जवाब दे दिया। जी हाँ, डबल झटका यूएन में लगा है।
दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर अनुचित टिप्पणी पर पाकिस्तान की जमकर फटकारा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर का मुद्दा छोड़कर इस मंच का दुरुपयोग किया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए झूठे आरोप लगाना कभी नहीं छोड़ता है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर राजेश परिहार ने कहा है कि बिलावल के जम्मू कश्मीर का मुद्दा छेड़ने, आर्टिकल 370 हटाने और परिसीमन आयोग के हाल के आदेश पर चर्चा कर पाकिस्तानी जनप्रतिनिधियों ने बेजा टिप्पणी की है और भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने के विषय पर करारा जवाब देते हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और ये भारत के अभिन्न अंग रहेंगे। जम्मू कश्मीर में किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, बिलावल भुट्टो ने कश्मीर मुद्दे पर छेड़ते हुए ये कहा था कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है उसे भारत को तत्काल निपटाना चाहिए और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जैसे तमाम बातें कही थी। हालांकि आपको बता दें, जब बिलावल भुट्टो बोल रहे थे तो यूएन में कश्मीर मुद्दे पर कोई उनको सुनने को तैयार नहीं था। वो जब बोलना शुरू किए तो फिर दुनिया के तमाम देशों के जो अध्यक्ष थे, जो वहाँ के पदाधिकारी थे, वो सब कुर्सी छोड़ के चले गए, यानी उनको सुनने वाला कोई नहीं था। तो कश्मीर मुद्दे पर दुनिया भर ने जो रुख अपनाया है उससे करारा झटका लगा। एक और अपडेट लेते हैं। मिशन गगनयान की सफलता के लिए नाकामियों से सीख रहा इसरो, कर रहा है खास प्लानिंग। दरअसल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो महत्वाकांक्षी मानवयुक्त उड़ान गगनयान को लेकर बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा है। और वहीं आपको बता दें, वो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले मानव रहित एबोट मिशन भेजेगा। इसरो के प्रमुख एस स्वामीनाथन का कहना है कि देश की पहली मानवयुक्त उड़ान गगनयान की योजना पर आगे बढ़ने के क्रम में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले सितंबर और फिर दिसंबर में 2 मानव रहित एबोट मिशन का संचालन करेगा। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने अंग्रेजी वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि गगनयान की उड़ान से पहले इसरो 2 मानव रहित एबोट मिशन यानी निरस्त अभियान का संचालन करेगा। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, मिशन गगनयान की सफलता के लिए लगातार इसरो काम कर रहा है और यही कारण है कि बड़ा डंका जो है बजने वाला है भारत का। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, देश की नसों में जहर घोलने के लिए कर रहे थे तैयारी तस्कर। 2 नावों पर लाद कर जा रही थी 15-26 करोड़ की ड्रग्स इंडियन कोस्ट गार्ड ने दबोचा। भारतीय एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के गिरोह की लक्षद्वीप तट से लगभग 218 किलोग्राम हेरोइन की तस्कर करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। भारतीय तटरक्षक बल और राजस्व विभाग DRI ने संयुक्त रूप से लक्षद्वीप में नशे के इस कारोबार का भंडाफोड़ कर दिया। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। दोनों एजेंसियों की तरफ से 7 मई को ऑपरेशन खोजबीन चलाया गया है। तटरक्षक बल और राजस्व खुफिया विभाग के अधिकारियों ने 18 मई को लक्षद्वीप के तट से दूर 2 संदिग्ध जहाज़ों को पकड़ा है। इन दोनों जहाज़ों का नाम प्रिंस और लिटिस जीसस था। तो दोस्तों, अब आप समझिए कि अगर सेना इतनी मुस्तैद ना रहे तो ये देश को बर्बाद कर दें। अगली अपडेट लेते हैं। चाइना कब्जे वाले इलाके में है दोनों पुल, अवैध कब्जा कभी नहीं करेंगे स्वीकार। LAC में ड्रैगन की नापाक हरकत पर बोला विदेश मंत्रालय। दरअसल इन दोनों एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया में वायरल की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि असल में चाइना जो है इस पुल का निर्माण किया है और ये चाइना जो है इस पर कब्जा कर रखा है। इधर भारत और उधर चाइना है, जबकि विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये हिस्सा जो है विवादित हिस्सा ज़रूर है, लेकिन ये चाइना के ही हिस्से में है और ये आज से नहीं 1960 के बाद से ही है। ऐसे में ये जो है चाइना का ही हिस्सा है। रही बात अवैध कब्जे की, तो भारत अब जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे भारत पेट्रोलिंग भारतीय सेना कर रही हैं और किसी भी कीमत पे वर्तमान में कोई सेना कोई जगह कब्जा कर ले, ऐसा हो नहीं सकता। हम पूरी तरीके से एक्टिव और तैयार हैं। एक और अपडेट, भारत गेहूं के लिए भारत के भुखमक भिखारियों का मुल्क बताया था। अमेरिका ने आज भारत के गेहूं के लिए लगा रहा है गुहार। दरअसल इन दोनों गेहूं को पूरी दुनिया भर में किल्लत है। भारत में इसके रेट जो है बढ़ गए हैं, यानी अगर आपके पास अगर गेहूं है और अगर आप बेचेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें, भारत सरकार की गेहूँ निर्यात पर रोक लगाने की आलोचना हो रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई। हालांकि भारत ने यह फैसला इसीलिए लिया है ताकि देश में बढ़ रही गेहूँ और आटे की कीमत को काबू में किया जा सके। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से अमेरिका चिढ़ गया है। जर्मनी में हुई G7 की मीटिंग में अमेरिका के कृषि सचिव टॉम विल्सैक ने कहा है कि गेहूं तक
पहुंच को बाधित कर रहा है। उन्होंने इसे गलत समय में गलत कदम बताया है। विल्सैक ने कहा है कि हमें एक ऐसे बाज़ार की ज़रूरत है जो ज़रूरतमंद लोगों तक सामान पहुंचने में मदद करते हैं। लेकिन आपको बता दें, आज अमेरिका भारत को कह रहा है कि आप सप्लाई को रोके ना, दुनिया भर में गेहूं सप्लाई करें। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब गेहूं के लिए भारत को भिखारियों का मुल्क बता दिया था अमेरिका ने। हालांकि आपको बता दें, उस समय अमेरिका से भारी भरकम गेहूं भी लेना पड़ा था। लेकिन आपको बता दें, हरित क्रांति हुई और फिर गेहूं जो है भारत में जो है बड़े पैमाने पर स्वयं अब भारत निर्यातक बन गया है गेहूं को। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। घोर आर्थिक संकट से श्रीलंका के राष्ट्रपति के 9 कैबिनेट मंत्रियों की शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पूर्ण मंत्रिमंडल के गठन का स्थिरता सुनिश्चित करने की कोशिशों के तहत राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को नए कैबिनेट मंत्रियों की शपथ दिलाई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे को नियुक्त किए जाने से एक सप्ताह से अधिक समय के बाद मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। राष्ट्रपति ने 5 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे विक्रमासिंघे को एक बार फिर से ये पद सौंप दिया है। नए मंत्रियों में मुख्य विपक्षी दल समांगी जन वालेंडिया 2 मंत्री शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, लगातार उठ रही मांगों के बीच ये बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पे श्रीलंका में अभी भी हालात जो है जस के तस। श्रीलंका में सुधार। नाटो को जवाब में एक्शन में रशिया मॉस्को की सुरक्षा के लिए पश्चिम में बनाया गया अब नया मिलिट्री बेस। जी हाँ, दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 86 दिन बीत चुके हैं और इसके बावजूद अभी तक शांति के आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन में नाटो में शामिल होने से रशिया की टेंशन और बढ़ गई है। आपको बता दें, रूस ने ऐलान किया है कि वो मॉस्को की सुरक्षा के लिए पश्चिमी क्षेत्रों और ज़्यादा मिलिट्री बेस स्थापित करेगा। रूसी सेना ने नए अड्डों से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि बाल्टिक सागर से नाटो सदस्य देश लातविया और एस्टोनिया में भी खतरा बढ़ जाएगा। रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला नाटो के इसी विस्तारवादी रवैये का कारण है। अगली अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां यूक्रेन में भीषण हो सकती है जंग। एडवांस जहाज रोधी मिसाइलें देगा अमेरिका, रूस के जहाज़ों को डुबोने में करेगी मदद। जी हाँ, दरअसल अमेरिका युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन को मदद करने देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इस बीच खबर आई है कि व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यकाल यूक्रेनी सैनिकों के हाथों में एडवांस एंटी शिप मिसाइल देने के लिए काम कर रहा है। अमेरिका ये कदम ऐसे वक्त में उठा रहा है जब इस बात की चिंता जताई जा रही है कि अधिक घातक हथियार रूस के युद्धपोतों को डुबो सकता है, जिससे ये जंग और तेजी हो जाएगी। और वहीं यूक्रेन इस युद्ध में पहले से तोप स्टिंगर मिसाइल जैसे अन्य हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच यूक्रेन को मदद देने के लिए सीनेट में $40 अरब के प्रस्ताव को भी अमेरिकी सीनेट में मंजूरी भी मिल चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं एक तरीके से ये यूक्रेन को जहां बड़ी मदद होगी वहीं रशिया के लिए एक बड़ा झटका सा कम नहीं होगा। हम चलते हैं और अपडेट। इमरान के बागी विधायकों को चुनाव आयोग ने घोषित किया अयोग्य। बड़ी खबर, पीएम शहबाज के सीएम के बेटे की कुर्सी। दरअसल पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के 25 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और इन विधायकों पर पंजाब प्रांत की विधानसभा में पिछले महीने मुख्यमंत्री के चुनाव में पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करने का आरोप था। इस वजह से विधायकों को उनके पद से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पिछले महीने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हमजा शहबाज के पक्ष में मतदान करते हुए 25 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी मामलों में अपना फैसला सुनाया हुआ है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। इजराइल में सियासी ड्रामा फिर शुरू। सांसद के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई नफ्ताली बेनेट की सरकार। दरअसल इजराइल की नफ्ताली बेनेट की सरकार पर संकट के बादल आ गए हैं और एक सांसद के इस्तीफे के बाद से नफ्ताली बेनेट की सरकार के अल्पमत में आने की आशंका है, जिनमें इजराइल की सरकार का भविष्य अनिश्चितता में डूब गया है। BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की केंद्रीय सरकार को अहम समर्थक देने वाले अरब समुदाय की संसद सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में बनी सरकार में अरब समुदाय की संसद सदस्य ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि वो अपने समाज में अपने वर्ग के प्रति अपने नेताओं के दक्षिणपंथी रुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। सांसद के अचानक इस्तीफा देने का मतलब ये हुआ है कि सरकार में शामिल गठबंधन दलों के पास सिर्फ 59 सीटें ही बची हैं, जबकि इजराइल संसद में 120 सीटें होती हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। किसी भी महाद्वीप के आधे घंटे तट को तबाह कर सकती है रूस की ये हाइपरसोनिक मिसाइल। आपको बता दें, इस बीच 20 मई रूस को नई सतन 2 हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किसी बड़े परमाणु युद्ध के आधे तट के बाहर कर सकती है।
संघीय शैक्षणिक मैराथन में स्कूली बच्चों से बातचीत करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी दिमित्री रोजिगेन ने ये बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें जो कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से दुनिया भर को चंद मिनटों में तबाह कर सकती है। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर, WHO ने बुलाई आपात बैठक, मंकी पॉक्स नई महामारी, यूरोप में सबसे अधिक मामले मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तेजी से बढ़ते मंकी पॉक्स के मामले के मद्देनजर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ की एक आपातकालीन बैठक बुलाने का फैसला किया। स्पुतनिक न्यूज एजेंसी द टेलीग्राफ का हवाला देते हुए शुक्रवार को बताया है कि माना जा रहा है कि बैठक का एजेंडा वायरस के संचरण के तरीके, समलैंगिकों को उभयलिंग पुरुषों में इसके उच्च प्रसार, साथ ही टीकों की स्थिति है। मई की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित दुनिया भर के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले देखे गए हैं। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के अनुसार हाल ही में नाइजीरिया में यात्रा करने वाले एक मरीज में 7 इंग्लैंड के हैं। तो दोस्तों मंकी पॉक्स नई बीमारी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ट्रांसफर किया, ज्ञानवापी केस सील रहेगा कथित शिवलिंग का एरिया, मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे नमाजी। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए इसकी सुनवाई जिला जज द्वारा ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोके गए अंतरिम आदेश को जारी रखा है। शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अंतरिम आदेश के तहत कथित शिवलिंग वाले क्षेत्र की सुरक्षा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट के बजाय जिला अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ही होनी चाहिए। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इस मामले को अनुभवी और परिपक्व हाथों द्वारा सुना जाना चाहिए। हम ट्रायल जज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अनुभवी हाथों पर यह केस दिया जाना चाहिए और तभी सभी पक्षों का फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के भीतर पूजा करने के मामले को जिला जज द्वारा देखा जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला लेंगे। हिंदू पार्टी का दावा कितना मजबूत है, तब तक कथित शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा और मुस्लिमों के लिए नमाज की छूट वाला अंतरिम आदेश जारी रहेगा। एक और अपडेट, 2000 यूक्रेनी सैनिकों ने किया आत्मसमर्पण, रूसी रक्षा मंत्री का नया दावा। रशिया के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा है कि मारियोपोल में रूसी जो यूक्रेनी सैनिक हैं वो सरेंडर कर रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं तेज़ी के साथ और हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारी जीत होगी और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। रूस की तरफ से बड़ा बयान, ये अपने आप में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। चुनाव आयोग की पहले बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय, सीसी और ईसी नहीं लेंगे आयकर का लाभ। राजीव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार बैठक की है और इस बैठक में चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे भी मौजूद रहे। राजीव कुमार ने अपनी बैठक में कई अहम फैसले किए हैं। बैठक में आयोग ने निर्णय लिया है कि सीईसी और ईसी वर्तमान में दिए गए किसी भी आयकर का लाभ नहीं लेंगे। उचित कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का भी निर्णय लिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें मस्जिद और मंदिर पर लाउडस्पीकर दोबारा लगे तो नपेंगे, सीओ और एसडीएम होंगे दोषी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिए गए हैं। धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर किसी भी दशा में दोबारा से न लग पाएँ। अगर लाउडस्पीकर दोबारा लगाए गए तो संबंधित थानाध्यक्ष, सीओ, एसडीएम व सिटी मजिस्ट्रेट को उत्तरदायी बनाया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद शासन ने शुक्रवार को विस्तृत आदेश जारी कर सभी विभागों की जवाबदेही तय कर दी है। अपर मुख्य सचिव गृह उन्नीस अवस्थी ने इस संबंध में बाकायदा पत्र भी जारी कर दिया है और ने कहा है कि धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर स्कूलों की प्रार्थना सभा या क्षेत्र में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी भी कीमत पे वो मंदिरों पे या मस्जिदों पे लगाया नहीं जाना चाहिए वरना कड़ाई के साथ एक्शन किया जाएगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। लाओ लश्कर के साथ गुजर रहा था बकरी चोर आजम खान। पुलिस प्रशासन ने रोक लिया और 3 गाड़ियों से भेज दिया। कहा बहुत लाओ लश्कर से जाओगे तो भारी पड़ जाएगा, एक और मुकदमा दर्ज कर लेंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से रिहा हुए हैं। रिहा होने के बाद रामपुर के लिए जब वो जा रहे थे बरेली फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा पर आजम खान के काफिले को शासन प्रशासन ने रोक दिया। बताया जा रहा है कि आजम खान के काफिले की भारी संख्या में वाहन मौजूद थे और यही कारण है कि पुलिस प्रशासन ने उसको रोक दिया और आजम खान को सीतापुर जेल से जमानत मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे, लेकिन उनको रोकने के बाद महज 3 गाड़ी से ही उनको जाने देने के आदेश दिए गए। बाकी उन सब काफिलों को वहीं रोक दिया गया है।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए भारत सरकार लंबे समय से प्रयासरत मिल रही है बड़ी सफलता। दरअसल आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा है कि किसी देश का शक्ति का मूल्यांकन करने के दो मापदंड होते हैं। पहला, उस देश की रक्षा क्षमता कितनी है और दूसरा, वहाँ की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है। जहाँ तक रक्षा क्षमता का सवाल है तो सरकार ने फैसला किया है कि अधिक से अधिक रक्षा सामग्री घरेलू स्तर पर ही खरीदी जाएंगे। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि हम आत्मनिर्भर भारत की कदम को आगे बढ़ाएंगे, किसी भी कीमत पर विदेशी हथियारों को ज़्यादा नहीं लेंगे और अपने रक्षा बेड़े में जो है वो आत्मनिर्भर भारत का ही डंका बजेगा। और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि भारत ताकतवर बन रहा है और भारत आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनेगा और हम दुनिया भर के देशों को रक्षा क्षेत्र में सप्लाई करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर